नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 3 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया। मान्यता देने का मतलब है कानूनी रूप से वैध हो गया। इसके पहले कानूनी रूप से वैध नहीं था। तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश है? दक्षिण एशिया का नेपाल देश है। तो यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता मिला। समलैंगिक विवाह क्या होता है? समलैंगिक विवाह का मतलब हुआ कि समान लिंग से शादी करना। जैसे पुरुष है तो पुरुष से ही शादी करना, महिला है तो महिला से ही शादी करना। वहां पे कानूनी रूप से मिल गया है। और ये भी मैं बात करेंगे कि क्या भारत में इसको मान्यता मिला है या नहीं, और जो नेपाल में इसको मान्यता मिला है तो किस आधार पर इसको मान्यता दिया गया है। समझने का प्रयास करते हैं कि समलैंगिक विवाह क्या होता है। देखो, एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी और सामाजिक मान्यता मिलना ही समलैंगिक विवाह हो गया। किस तर्क के आधार पर नेपाल ने ऐसा किया? तो देखो, नेपाल में भी हाल ही में 2015 में ही संविधान बना है। उस संविधान में जैसे अपने भारत में संविधान में लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही नेपाल के संविधान में लिखा हुआ है कि यौन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसी के आधार पर वहां पे इसको कानूनी मान्यता मिला है। देखो, एक छोटी सी स्टोरी है, आप समझना। LGBTIQ कम्युनिटी जो है, इनका क्या समस्या है, इनको क्यों ये मान्यता नहीं मिलता, इनका क्या है। देखो, एल मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन में जब एक महिला का आकर्षण दूसरे महिला के प्रति हो तो वो लेस्बियन के अंतर्गत आता है, जो कि समलैंगिक हो, मतलब महिला महिला से ही समान लैंगिक। गे, जी फॉर गे, मतलब जब पुरुष एक दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण जाहिर करे, मतलब ये भी समलैंगिक के अंतर्गत आता है कि उनका समान लैंगिक। बी मतलब बाइसेक्सुअल, उभय लिंगी, जिनका दोनों के प्रति आकर्षण हो, महिला का पुरुष महिला दोनों के प्रति, पुरुष का दोनों के प्रति। टी मतलब ट्रांसजेंडर, जो कि जन्म से मेल नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के समय उनका आकर्षण किसी और के प्रति था, अभी किसी और के प्रति। इंट्रासेक्स, आई मतलब इंट्रासेक्स, जो कि जन्म के समय उनके जो लक्षण मिले उससे उनको पहचान नहीं कर पाया कि इनको किस श्रेणी में रखा जाए। और क्यू मतलब क्वायर, किसी ऐसे व्यक्ति जो अभी भी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। न वो पुरुष की श्रेणी में जा पा रहे हैं, न महिला की श्रेणी में, न इस सभी श्रेणी में जा पा रहे हैं। देखो, इनका ये जो LGBTIQ कम्युनिटी है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और ये बोला गया कि सर, हमको भी मान्यता दिया जाए, हमको भी यहाँ पे जीने रहने और सभी जितने भी अधिकार हैं उनको दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, एक याचिका दायर किया गया, नवजेत कौर केस। इसी के अंतर्गत समलैंगिकता अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। क्योंकि इसके पहले कोई ये लोग का विवाह होता था, उसको कानूनी मान्यता मिलना या इसको अपराध में किस श्रेणी में रखना, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कंफर्म कर दिया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, आप समलैंगिक में शादी कर सकते हैं, लेकिन इसको कानूनी मान्यता भी नहीं मिला। अब बात करेंगे भारत में क्या कानूनी वैधता मिला? नहीं मिला। इसलिए नहीं, अभी हाल ही में उसका सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये बात बोल दिया कि विवाह से संबंधित अधिकार पे कानून बनाना हमारा हक नहीं है, इस पे संसद कानून बनाएगी। आखिर में ये बात ये करें कि ये लोग कानूनी मान्यता क्यों लेना चाहते हैं। तो कानूनी मान्यता इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि जैसे एक पति पत्नी होता है तो उनका एक अधिकार होता है कि पति की वजह से पत्नी को काफी कुछ मिल जाता है या पत्नी की वजह से पति को, तो उनको अधिकार। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको जब कानूनी मान्यता ही नहीं मिल रहा है तो इनके चाहे बैंक से संबंधित या कहीं भी जो पति पत्नी का संबंध है उसके प्रति इनको अधिकारों की लड़ाई करनी पड़ रही है। अधिकार इनको मिल नहीं रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि कानूनी मान्यता नहीं मिला है। हाँ, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। हम देखेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, विश्व एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है, ये क्या है। तो कब मनाया गया? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या है? तो एक वायरस जनित बीमारी है, मतलब वायरस के कारण होता है, जिसकी वजह से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। मतलब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। ये कैसे होता है? तो इसका होने का बस एक ही आधार है, संक्रमित व्यक्ति के अगर आप संपर्क में जाएंगे उससे हो जाएगा। जिस व्यक्ति को बीमारी है उसकी खून, उसके वीर्य, उसके जैसे महिलाओं के अगर हो गया तो महिलाओं से स्तनपात कराना दूध के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे माध्यम है जहां से आप बीमारी आपके पास आ जाएगी। अगर बात करें इसका लक्षण क्या है, तो इसमें देखो वैसे बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं, लेकिन इसको जो सामान्यतः लक्षण होता है वो बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, बार बार संक्रमण। इनका जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार बार संक्रमण, आप एक बीमारी से ठीक नहीं हुए तब तक दूसरी बीमारी आ जाएगी, और पहली बीमारी भी ठीक होते होते फिर से वही बीमारी आ जाएगी। समझ गया? बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत 1988 में हुआ। इसको क्यों मनाया जा रहा है, इसको दिवस के रूप में क्यों? इसको दिवस मनाने का यही है कि जो एड्स समुदाय के लोग हैं उनके प्रति
एकजुटता मनाया जाए, साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूकता किया जाए कि आप जागरूक रहें। इस बार का 2023 का थीम क्या है? एड्स समुदायों में एकजुटता, समावेश और अधिकार। ये इस बार का थीम है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने टेक्नोलॉजी से लिया हुआ है। वैसे ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने लॉन्च किया गया? क्यू स्टार किसने लॉन्च किया? क्यू स्टार क्या है और जो कंपनी लॉन्च किया वो कहाँ की कंपनी है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नया मॉडल किसने लॉन्च किया? ओपन एआई कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है? तो देखो, ओपन एआई कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से आप समझ लो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट जो आप पर्सन टू पर्सन अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं वो चैट जीपीटी के माध्यम से समाधान करते थे। लेकिन वहां पर एक चीज समस्या नहीं समाधान हो पाता था, वो थी गणितीय समस्या। तो जो क्यू स्टार लॉन्च किया गया, ये बुनियादी गणितीय समस्याएं को हल कर लिया जाएगा। एक कहाँ की कंपनी है? ये एक अमेरिकी कंपनी है और इसी के जैसा ही गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? बार्ड। अगर बात करें कि ओपन एआई कंपनी के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। देखो, सैम ऑल्टमैन नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ये चर्चा में थे और चर्चा में इसलिए थे क्योंकि अभी हाल ही में ओपन एआई के द्वारा इनको कंपनी के निकाल दिया गया था और फिर कंपनी के वर्करों के द्वारा उसका विरोध जताने पे फिर से इनको वापस लाया गया, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे सैम ऑल्टमैन। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने समझौता से लिया हुआ है। देखेंगे समझौता पे आधारित क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मणिपुर में शांति समझौता किनके किनके बीच हुआ? आपको पता है कई कई महीनों से मणिपुर में ज्वलंत घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इनके किनके किनके बीच शांति समझौता हुआ और क्यों हुआ, क्या इसके बाद मणिपुर की स्थिति सुधरेगी या नहीं, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। अभी हाल ही में मणिपुर में किनके किनके बीच शांति समझौता हुआ? यूएनएलएफ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। यूएनएलएफ क्या है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये वहां के एक विद्रोही संगठन है। अगर बात करें कि मणिपुर में समस्या क्यों आ रही थी, मणिपुर चर्चा में क्यों था, तो मणिपुर में दो समुदाय हैं, मैती और कुकी। इन दोनों समुदाय के बीच संघर्ष था। अब किस बात को लेकर संघर्ष था? इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से ही यह कारण चला रहा है। तो जो मैती और कुकी संगठन, इनके बीच संघर्ष था। मैती का एक विद्रोही संगठन यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इनके द्वारा इन पे हमेशा मतलब आपस में ये लोग भिड़ जाते थे। यहाँ पे हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि 59 वर्षों से एक्टिव है, मतलब लगभग 60 वर्षों से वहां पे चला आ रहा है, तो यही जो विद्रोही संगठन, इसके और केंद्र और राज्य सरकार के बीच शांति समझौता पे सिग्नेचर हुआ, जिसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है मणिपुर में बस अब शांति हो। अगर बात करें कि मणिपुर कब राज्य बना, इसके पहले असम राज्य बना। असम राज्य में मणिपुर था, लेकिन 1972 1972 में उसमें से 3 राज्य मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को बनाया गया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने निधन से लिया हुआ है। देखेंगे अभी हाल ही में किसका निधन हुआ, वो कितनी ज्यादा चर्चा में क्यों थे। अभी हाल ही में दिवंगत हेनरी किसिंजर का संबंध किस देश से है? तो किस देश के हैं? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जो कि पूर्व विदेश मंत्री है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विदेश मंत्री हैं तो इतना ज्यादा चर्चा में क्यों हुआ? चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में इनके द्वारा एक बहुत ज्यादा भद्दा बयान दे दिया गया था, जो कि भारतीयों को कमीना से संबोधित किया गया था। किसे? कमीना से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में थे। इसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगा था। तो जब चर्चा में थे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। इनकी 100 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। बात करें कि इनकी कोई विशेष उपलब्धि, जी हाँ, वियतनाम युद्ध में ये शांति स्थापित कराए हुए थे। इसी के उपलब्धि में इनको 1973 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए थे टोटल, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 4 युद्ध हुए हैं मुख्यतः। 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर को आधिपत्य करने के उद्देश्य से आक्रमण किया गया था, जिसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा भारत के पास चला गया। वहीं 1965 में फिर से यही उद्देश्य, लेकिन उस बार पाकिस्तान को हारना पड़ा फिर से। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भी हाल ही में बांग्लादेश बना, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, तो 1971 के बाद ये बांग्लादेश के नाम से नया देश बना। 1999 में कारगिल युद्ध। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा योजना लॉन्च किया गया या कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। तो कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया? मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया, यह क्या है, इससे क्या लाभ होगा, और भी क्या इसके जैसा किसी और राज्य में कोई लॉन्च किया गया, ये सभी आयाम पर हम देखेंगे। तो कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष किसने लॉन्च किया? बिहार सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। अब आपके मन में आ रहा कि मिशन दक्ष क्या है, तो देखो मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या था कि बिहार में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं। तो वहां पे ये बोला गया कि अगर एक शिक्षक
कमजोर पांच कमजोर छात्रों को भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो शायद पांच में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 लाख छात्रों को विशेष शिक्षा मिल जाएगा। तो इसी के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया। तो क्या है, कमजोर छात्रों की पहचान और मूल्यांकन किया जाए, उनकी व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाया जाए, उसके लिए उनके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाए, अगर और भी अतिरिक्त सुविधा हो सके तो उनको सहायता दिया जाए। जिससे लाभ क्या होगा कि कमजोर छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा, साथ ही साथ कमजोर छात्रों भी अपना शिक्षा पूरी कर सकेंगे और भी भविष्य में उनके बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। क्या शिक्षा से संबंधित किसी और राज्य के द्वारा कोई योजना लॉन्च किया गया? तो जी हाँ, मध्य प्रदेश के द्वारा मिशन शिक्षण संकल्प योजना, महाराष्ट्र के द्वारा मिशन प्रगति योजना, नई दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ऐसे ही अपने उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना। ठीक है, ये सभी शैक्षिक योजना के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।